बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ICA। आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका फ़िज़िक्स का टेस्ट नंबर 3 जो ऑनलाइन यूट्यूब पे अपलोड हुआ था उसके सॉल्यूशंस आप देखें। पहला MCQs जो मैंने दिया था वो ये था कि A.B was given equal to √2, जबकि A क्रॉस B जो था वो था I+J। इनके बीच A और B के बीच एंगल पूछा गया था। A.B दिया था, A क्रॉस B दिया था और इनके बीच एंगल पूछा गया था। तो ये स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह कर लें, ये आपके पास 1 इक्वेशन है, ये 2 है, आप इस इक्वेशन नंबर 2 की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लें। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? I वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, J का भी 1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड आ जाएगी फटाफट 1 + 1 2 और √2। तो लिहाजा इन दो को एक दूसरे पे डिवाइड कर दें। A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड के ऊपर A.B की मैग्नीट्यूड या A.B वैसे मैग्नीट्यूड देता है, उसको डिवाइड कर दें तो √2 डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और A क्रॉस B किस चीज़ के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड वाइज? डियर स्टूडेंट, आपको पता है AB साइन थीटा, और A.B क्या होता है? AB cos थीटा इज इक्वल टू 1। AB से AB कैंसल, cos ओवर साइन होता है टेंजेंट। तो लिहाजा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये सीधा सादा लफ्ज़ों में आप डायरेक्ट इसको सिंपल ट्रिक से भी कर सकते थे। आपको पता है A.B और A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड जब इक्वल हों तो उस वक्त एंगल जो है 45 ही होता है। उस तरह भी कर सकते थे और बाकायदा मैंने आपको सॉल्व करके भी दे दिया है। इधर से आपको पता चला A.B की मैग्नीट्यूड √2 है, A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड निकाल ली, वो भी √2 है। जब आपको पता है A.B और A क्रॉस B मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हों तो तब ये A और B वेक्टर 45 एंगल होता है, उनके बीच म्यूचुअल एंगल 45 होता है। तो इस तरह आप MCQs नंबर 2 पे आ जाइए। MCQs नंबर 2 में जिसमें मैंने दिया है कि P.Q इज इक्वल टू √3 इंटू PQ। ये P और Q पे इस तरफ इसने कंपोजिंग में एरो डाल दिए हैं, एरो नहीं है बहरहाल। तो P.Q इज इक्वल टू √P/Q या √3/2 इंटू PQ दिया हुआ है। तो ये आपके पास कब आती है ये टर्म? आपको पता है कि जब आप P.Q करते हैं तो वो आपको देता है PQ cos थीटा। डियर स्टूडेंट, अगर आप थीटा में जो है 30 डिग्री पुट कर लो तो आपको पता होना चाहिए P.Q इज इक्वल टू PQ cos 30 पे आपको अच्छे से पता है cos 30 पे कितना होता है? √3/2 होता है। तो लिहाजा ये P.Q आपके पास √3/2 इज इक्वल टू PQ तब आता है जब cos थीटा में आप 30 पुट करो। तो इस क्वेश्चन में भी एंगल पूछा गया था, लिहाजा फैसला हो चुका है कि एंगल कितने डिग्री है? 30 डिग्री एंगल है, π/6 रेडियन है या 30 डिग्री है। इस तरह इससे कई MCQs, अगर कोई बंदा लिखता है P.Q इज इक्वल टू हाफ PQ, तो cos में क्या पुट करने से हाफ आता है? आपको पता है cos में 60 पुट करने से हाफ आता है। अगर आपको कोई कहता है P.Q इज इक्वल टू 1/√2 PQ, तो cos में क्या पुट करने से 1/√2 आता है? 45। तो इस तरह MCQs 2 सैंपल और भी बता दिए। कीप दीज MCQs इन। अगर कोई कहता है P.Q इज इक्वल टू 0 तो ये 90 एंगल होगा। P.Q इज इक्वल टू PQ 0 एंगल होगा या 360 होगा। P.Q इज इक्वल टू -PQ तो 180 होगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक बातें। तो 2 MCQs मैंने आपको डिस्कस कर दिए। नंबर 3 पे जाइएगा, गेट हरी, कि A क्रॉस B और A.B की जो रेशो है मैग्नीट्यूड की वो √3 टाइम है। फिर यहाँ भी एंगल वाला MCQs है कि एंगल बताइए। तो डियर स्टूडेंट, A क्रॉस B किस चीज़ के इक्वल होता है? AB साइन एंगल, A.B AB कोसाइन एंगल
√3 ए बी से ए बी कैंसल, साइन ओवर कोसाइन टेंजेंट एंगल √3 एंगल के लिए सेपरेट कर लें, टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एमसीक्यूज हो गया। 4 पे जाइएगा। 4 एमसीक्यूज में मैंने पूछ रखा है कि एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है। जब इंफॉर्मेशन आ जाए यूनिफॉर्म मीटर रॉड तो इसका मतलब है कि ये रॉड 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर का है और यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 सेंटीमीटर पे लाई करेगा। ये फ़ौरन जब भी आपको कोई कहता है यूनिफॉर्म मीटर रॉड तो आप समझ जाओ कि ये रॉड मीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 पर है। और मैंने कहा कि ये रॉड जो है इज बैलेंस्ड एट 50 सेंटीमीटर। मैं लोड ऑफ 100 ग्राम इज डबल नहीं है, ये एडेड है इस वो कंपोजिशन में कि जब इसमें 100 ग्राम एक एंड पे ऐड कर दो यानी कि सेंटर पे बैलेंस हो रहा है, तो इधर अगर आप 100 ग्राम बैलेंस करते हैं तो ज़ाहिर है दूसरी तरफ इसको बैलेंस रखने के लिए आपको 100 ग्राम ही शामिल करना पड़ेगा। लिहाजा इस एमसीक्यू से बड़ी सीधी बात है कि 100 सेंटीमीटर का रॉड है, 50 पे बैलेंस हो रहा है, एक एंड पे 50 लटकाया है तो दूसरे भी 50 लटकाएंगे, क्योंकि आपके पास आर तो बराबर है, R1 M1 मस्ट बी इक्वल टू R2 M2, R बराबर है तो M1 और M2 भी इक्वल होने चाहिए। लिहाजा इधर भी 100 ग्राम ही लटकाएंगे तो बैलेंस। बहुत सिंपल एमसीक्यूज था, बहुत वेरी सिंपल। एमसीक्यू नंबर 5 को देखिएगा। 5 एमसीक्यू में मैंने कह रखा है कि 12 न्यूटन, 5 न्यूटन और 13 न्यूटन फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। कितने न्यूटन डियर स्टूडेंट? 12 न्यूटन, 5 न्यूटन और 13 न्यूटन फोर्स लग रही हैं। तो आपको पता है इनका मिनिमम रिजल्टेंट 0 आएगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकती हैं, या कोई ट्राइंगल अगर कोई फोर्सेस बना रही हो, फोर्सेस को ऐड करने से ट्राइंगल मिले, फोर्सेस ट्राइंगल के लांग आ जाएं तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। तो मिनिमम रिजल्टेंट इनका 0 पॉसिबल है। कैसे? अगर मैं 12 को लगा रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, 5 को लगा लूँ वाई पे और 13 इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? आपको पता है 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर अंडर रूट में डालो तो वो 13 ही देता है। तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में कि अगर आपको 3 फोर्सेस दी हुई हों और वो फोर्सेस ट्रायंगल बना रही हों तो हम कहते हैं कि वो फोर्सेस जो हैं उनका मिनिमम रिजल्टेंट 0 आएगा। उसका तरीका क्या बताया था कि हर 2 को ऐड करो, तीसरी छोटी होनी चाहिए, पहली दूसरी से तीसरी छोटी होनी चाहिए, दूसरी तीसरी से पहली छोटी होनी चाहिए ऐड करने से, और पहली और तीसरी को ऐड करने से दूसरी छोटी होनी चाहिए, या डिफरेंस से पहले और दूसरे के डिफरेंस से तीसरा बड़ा होना चाहिए, दूसरे और तीसरे के डिफरेंस से पहला बड़ा होना चाहिए, पहले और तीसरे के डिफरेंस से दूसरा बड़ा होना चाहिए। तो ये टोटका जो है आपको ट्रिक भी बताया था, लिहाजा इसका मिनिमम रिजल्टेंट 0 होगा। 5वें एमसीक्यूज़ में मिनिमम रिजल्टेंट 0 होगा और 5वें एमसीक्यूज़ का ऑप्शन फिर सी बन जाएगा। 0 वाला आंसर ठीक है, सी ऑप्शन। और इसमें कौन सा था? 100 ग्राम वाला ऑप्शन ठीक था और 100 ग्राम वाला भी सी ऑप्शन था। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 को देखिएगा। डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 6 में मैंने कहा है कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर x एंड y इज आल्सो यूनिट वेक्टर, यानी कि 2 यूनिट वेक्टर हैं, 2 यूनिट वेक्टर हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 1 होगी, और रिजल्टेंट जो उनका सम है वो भी यूनिट वेक्टर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2 इक्वल वेक्टर हैं और रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल है, क्योंकि 2 यूनिट वेक्टर हैं तो यूनिट वेक्टर इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल है, तो रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है तो उन्हीं के इक्वल है। और हम पढ़ चुके हैं जब 2 इक्वल वेक्टर को ऐड करें और रिजल्टेंट उन्हीं के इक्वल हो तो उनका म्यूचुअल एंगल 120 होता है। तो इसमें 120 ऑप्शन था आपके पास। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट मैंने कर दिया कि x यूनिट वेक्टर है, y भी यूनिट वेक्टर है, और उनका जो रिजल्टेंट मिलता है फ़र्ज़ करें z, वो भी एक यूनिट वेक्टर हो, तो x वेक्टर, y वेक्टर और रिजल्टेंट उन्हीं के इक्वल हो, तो ये 120 का केस है। इसको हम डिटेल में अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस बात को समझने की अपना वीडियो लेक्चर देखें प्रीवियस, वही आपके पास MCQ नंबर
7 ये डायग्राम वाला एमसीक्यूज है। एक रॉड दिखाया गया है, इधर एक स्पोर्ट है, एक दूसरी स्पोर्ट है। कुल रॉड की लेंथ शो की गई है डायग्राम में 6 मीटर। इस तरफ एक पर्सन शो किया गया है 2 मीटर के फासले पे। इस स्पोर्ट का नाम ए रखा गया है, इस स्पोर्ट का नाम बी रखा गया है। तो ए की फोर्स बतानी थी इसमें एमसीक्यूज में। तो डियर स्टूडेंट, जिस फोर्स जो बतानी हो उसको आप पाइवट नहीं ले सकते। अगर फर्स्ट कि आप इस फोर्स को, इस पॉइंट को पाइवट लेते हैं तो फोर्स, पाइवट पॉइंट की फोर्स आपको पता है कि टार्क नहीं देती, क्योंकि पाइवट पॉइंट का मोमेंट आर्म 0 होता है। लिहाजा आप इस पॉइंट को एज अ पाइवट पॉइंट माने बी को। अब बी को जो पाइवट मानेंगे, रॉड है यूनिफॉर्म 6 मीटर का है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो इसका टोटल वेट है वो कहाँ लाई करेगा? 3 मीटर पे। 3 मीटर पे उसका वेट इसको किधर ले आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो पर्सन ठहरा हुआ है इसका भी वेट इसको इस पाइवट के लिहाज से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। यानी कि पर्सन और प्लांक दोनों एंटी क्लॉकवाइज टार्क लगाएंगे। अब पर्सन का टार्क कितना होगा? आर पर्सन का कितना है? R3 है। पर्सन का वेट प्लांक का अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 पे था, और प्लांक का अपना वेट जो है वो कितना दे रखा है? 4000। पर्सन का R कितना है? ये कुल है 6, ये है 2, तो 6 में से 2 निकालो तो इसका R कितना आ जाएगा? 4। और पर्सन का वेट कितना दे रखा है? 600। अब क्लॉकवाइज टार्क, इस ए स्पोर्ट का टार्क जो है FA का टार्क क्लॉकवाइज होगा, तो इस तरफ जो क्लॉकवाइज टार्क है उसका R कुल कितना है? 6, और FA कितनी है वो ढूंढनी है। तो अब इस सारे को ऐड कर दें, 12,000 हो जाएगा। और तो इन दोनों को ऐड करके 6 नीचे डिवाइड कर दें तो 2400 आंसर आ जाएगा। आंसर। आप इसको चेक कर लें ज़रा, इनको आपस में ऐड करें, 1200 से 2400 को ऐड करें तो 1404 आ जाएगा। 14,400 डिवाइडेड बाई 6 कर लें तो 24 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक अगर परेशान है फिर सुन लें कि ये एक सपोर्ट, ये दूसरी सपोर्ट, इस सपोर्ट का नाम बी, इसका ए सपोर्ट की फोर्स पूछी है तो बी को पाइवट ले लें, एज ऑरिजिन ले लें। इस ऑरिजिन के लिहाज से प्लांक जो टार्क लगा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, पर्सन जो लगा रहा है वो भी एंटी क्लॉक। प्लांक सेंटर पे है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसका वेट सेंटर पे है, तो कुल 6 है तो सेंटर तक 3 आएगा। प्लांक का मोमेंट आर्म 3 आ गया। प्लांक की फोर्स जो है 4000 है, दे रखा है डेटा में नीचे दे रखा। और पर्सन जो है उसका इधर से कुल 6 है, यहाँ 2 शो हुआ है तो पर्सन इसका मतलब है 4 मीटर पे है, और उसका वेट 600 न्यूटन दे रखा है, यहाँ पर पर्सन का हो गया। और प्लांक जो है इस तरफ जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज ले रही है, क्लॉकवाइज का इधर पूरा 6 है ये मोमेंट आर्म और उसकी फोर्स। इनको ऐड करके FA के लिए सेपरेट कर लें, काम ख़त्म हो गई। टाइम को वेस्ट किए बगैर अगले MCQs की तरफ मूव करते हैं। नंबर है 8। डियर स्टूडेंट, A + B और A - B की मैग्नीट्यूड शो की गई है =1। तो ये =1 है, तो इसका मतलब ये है कि A + B 2 वेक्टर की एडिशन का रिजल्टेंट और 2 वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट इक्वल है। तो ये बड़ी डिटेल में हम वीडियो अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि 2 वेक्टर का स्केलर सम और दो वेक्टर का वेक्टर सम और वेक्टर डिफरेंस जब इक्वल होता है मैग्नीट्यूड वाइज तो वो 90 डिग्री पर ही होते हैं। ये बड़ी डिटेल में डिस्कस की गई है कि अगर आप A वेक्टर को A + B करते हैं एडिशन तो आपको रिजल्टेंट क्या देता है? A² + B। और -B करते हैं, B को इधर आके माइनस कर दें और फिर ऐड करें तो फिर A² - B का स्क्वायर जो है, तो दोनों ही आपको एक जैसा रिजल्टेंट दे रहे हैं। ये बड़ी डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है लेक्चर के दौरान कि 2 वेक्टर्स को आप 90 पे ऐड करें और 90 डिग्री पे सबट्रैक्ट करें तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। बहुत पुरानी कहानी है, पिछले टेस्ट में भी इस तरह MCQs था।
MCQs नंबर 9 में देखें, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस विच फॉर्म अ ट्राइंगल एंड बैलेंस अ सिस्टम इन सिंगल प्लेन। हमें पता है कि एक ही प्लेन के अंदर कम से कम फोर्सेस की तादाद जो अनइक्वल हों, एक ही प्लेन के अंदर अनइक्वल फोर्सेस जो कम से कम होती हैं, जो किसी सिस्टम को बैलेंस करती हैं अनइक्वल, वो कम से कम 3 होनी चाहिए और वो ट्रायंगल बनाती हैं। ये भी हम अपने लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो लिहाजा इसका ऑप्शन जो है 3 वाला ऑप्शन है और 3 पे आपके पास ऑप्शन सी था, सी ऑप्शन था कि कम से कम अनइक्वल फोर्सेस जो ट्रायंगल बनाएं और सिस्टम को बैलेंस करती हैं। बस ट्रायंगल जब फोर्सेस ने बना ली तो सिस्टम बैलेंस हो गया और रिजल्टेंट 0 हो गया, और रिजल्टेंट 0 हो गया तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। और उनकी तादाद कम से कम अनइक्वल की एक प्लेन में कितनी होनी चाहिए? 3, और डिफरेंट प्लेन में कितनी होनी चाहिए? 4। तो ये मैंने सिंगल प्लेन में कहा है तो 3 ऑप्शन है। और अगर एमसीक्यूज में पूछते हैं कि कम से कम इक्वल फोर्सेस कितनी होंगी तो इक्वल 2 होती हैं। नंबर 10, a vector make an angle x with x-axis and other vector b make an angle 120 डिग्री with x-axis, तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है कि एक वेक्टर x-axis के साथ जो a वेक्टर है वो x-axis के साथ बना रहा है 30 डिग्री और b वेक्टर x-axis के साथ बना रहा है 120 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, आपस में म्यूचुअल एंगल कितना होगा? 120 माइनस 30 इज इक्वल टू 90। जब ए और बी में आपस में 90 डिग्री एंगल होगा, ए और बी आपस में किस एंगल पर होंगे? ए और बी जब आपस में 90 डिग्री पर होंगे तो रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होगा? 90 डिग्री पे पाइथागोरस के हिसाब से रिजल्टेंट आता है कि नहीं आता? तो सादा लफ्ज़ों में इसका ऑप्शन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट था। एमसीक्यूज नंबर 11 को देखिएगा। 11 एमसीक्यूज में क्या कहा गया है कि जनाब a डॉट बी इज़ इक्वल टू 10 वाइल a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 2। तो एंगल बताएं, म्यूचुअल एंगल। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में म्यूचुअल एंगल का फार्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, हमेशा ये फार्मूला लगाते होते हैं। तो डेटा दिया हुआ है, जस्ट पुटिंग करें। ए डॉट बी कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट? 10। ए कितना दिया है? 10। बी कितना दिया है? 2। तो 10 से 10 कैंसिल। काज इनवर्स ऑफ 1/2 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री या π/3 रेडियन। ये एमसीक्यूज हो चुका है। एमसीक्यूज नंबर 12 पे जाइएगा। इसमें मैंने कहा दिया है कि पी वेक्टर जो है वो i प्लस जे है और क्यू वेक्टर जो है वो आपके पास k प्लस आई है। तो इनके बीच एंगल पूछ, तो मैं ये बात भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब दो वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हों और कंपोनेंट फॉर्म में उनका म्यूचुअल एंगल पूछ रहा हो तो वंस अगेन आप इसी फार्मूला से हेल्प लेंगे, ए डॉट बी वाले फार्मूला से। तो अब इस फार्मूला से जब हेल्प लेंगे मतलब आपका कैसे, थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स पी डॉट क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो डियर स्टूडेंट पी डॉट क्यू निकालो। पी डॉट क्यू में क्या तरीका था? आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला, तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट आई आपको पता है 1 होता है, जे है नहीं 0 हो जाएगा, के भी है नहीं 0, तो बाकी ए डॉट बी का आंसर 1 ही आ जाता है। आपको डॉट प्रोडक्ट का तरीका समझा चुका हूँ। डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ आई वाला है, इधर आई वाला है, के नहीं है, इधर जो है आई है, जे नहीं है, तो जे के का आंसर आएगा नहीं, सिर्फ आई का 1 आ जाएगा। और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर अंडर रूट में अंडर रूट 2 दे देगा, उधर भी 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2, तो काज इनवर्स ऑफ 1/2 और ये भी 60 डिग्री या π/3 आ जाता है। तो ये एमसीक्यूज़ भी हल हो चुका है। 12वें एमसीक्यूज़ का आंसर आपके सामने आ गया है। जब आंसर आ गया है तो ऑप्शन आपको मिल चुका है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 13 को देखिए डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज़ नंबर 13 में मैंने क्या कह रखा है कि एक F1 फोर्स है वो रिजल्टेंट का दुगना है 2F है, और F2 जो है वो आपके पास √2 ऑफ F है, और इनके पास म्यूचुअल एंगल 45 है।
तो खुद f क्या होगी। क्वेश्चन को सुन लें, f1 2f है, f2 √2 ऑफ f है, और जो है एंगल इनके दरमियान 45 है, तो खुद f क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट फार्मूला समझा चुका हूँ, f इज़ इक्वल टू, इधर कर लेते हैं ये खुला खुला आपको नज़र आ सके। आपको पता है रिजल्टेंट का क्या फार्मूला है, f1 स्क्वेयर्ड f प्लस f2 स्क्वेयर्ड 2f1 f2 cos थीटा, पुटिंग करते जाएं। f1 कितना है 2f1 का स्क्वायर लेंगे तो 4f स्क्वायर आ जाएगा, अंडर द रूट 2f का लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल होकर 2f स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2f को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2f से, और cos 45 इधर डाल दें डायरेक्ट, तो cos 45 पे कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 1 ओवर अंडर रूट 2, कैंसिल आउट कर लें तो 1 ओवर अंडर रूट 2 है तो 1 से ये कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से, तो ये कितना आ जाएगा 4f स्क्वेयर्ड 2f स्क्वेयर्ड 2 2 ज़र 4f स्क्वेयर्ड, तो 4 + 4 8 + 2 10f स्क्वेयर्ड, तो ये अंडर रूट 2f आंसर आ गया। AMCQ एक दफ़ा एंटी टेस्ट में आया है जिसमें उसने क्या दे रखा था, ये इस पिछले ही साल अभी 19 में ये MCQs आया है, उसमें f1 दे रखा था, f2 दे रखा था और रिजल्टेंट दे रखा था और एंगल पूछ रहा था। मैंने MCQs में f1 और f2 देकर एंगल दे के रिजल्टेंट पूछा है। MCQs उसी को मैंने चेंज किया था। MCQs नंबर 14 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिख सकते हैं। ऑप्शंस को देखें, ये सारा MCQs ऑप्शन डिपेंडेंट है। बी डॉट क्या यूँ लिख सकते हैं, चेक करें। आपको पता है दो वेक्टर सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनका स्क्वायर नहीं होता, जब स्क्वायर होता है तो ये आ गया है ना, तो ये ऑप्शन बस पहला ही ऑप्शन ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन चेक करें वो ऑप्शन कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो ये MCQs भी कर लिया, इसका ए ऑप्शन ही ठीक था। MCQs नंबर 15 पे चली जाए जल्दी जल्दी। 15 में मैंने कह रखा है कि C इज़ इक्वल टू A क्रॉस B, C इज़ इक्वल टू A क्रॉस B। तो डियर स्टूडेंट्स में पूछा ये गया है एंगल बिटवीन A एंड C। आपको पता है कि C वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है A पे भी और C वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होता है B पे भी, तो लिहाजा म्यूचुअल एंगल A और C में 90 डिग्री आएगा। बहुत सिंपल से सिंपल हमें पता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर मिलता है वो तीसरा वेक्टर दोनों वेक्टर की प्लेन में नहीं होता, उन दोनों वेक्टर की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो C वेक्टर A पे भी परपेंडिकुलर है, B पे भी परपेंडिकुलर है, बात खत्म हो चुकी है। MCQs नंबर 16 पे जाइएगा। इसमें कह रखा है कि A क्रॉस B आपको नल वेक्टर दे रहा है। नल वेक्टर जब दे रहा है A क्रॉस B तो इसका मतलब है A फर्ज करें x एक्सिस पे है तो B जो है वो भी x एक्सिस पे है, तभी नल वेक्टर दे सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में नल वेक्टर तभी देखते हैं, जीरो तभी देते हैं जब लाइक पैरेलल हों। फिर कह रखा है इसमें डियर स्टूडेंट कि B क्रॉस C जो है, तो B क्रॉस C वो भी एक नल वेक्टर है। इसका मतलब है B और C भी आपस में पैरेलल हैं, B और C भी पैरेलल है। A और B का आंसर भी नल वेक्टर है, B और C का आंसर भी नल वेक्टर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब है यहाँ पर तीनों वेक्टर ज़ाहिरी तौर पे पैरेलल नज़र आ रहे हैं। देन वेक्टर A देन तो फिर उसमें पूछ रखा है कि A क्रॉस C क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट A क्रॉस C पूछ रखा है आपसे कि A क्रॉस C क्या होगा, तो ज़ाहिरी बात है A क्रॉस C क्या होगा, A क्रॉस C भी ज़ीरो होगा क्योंकि A क्रॉस B नल दे रहा है तो लाइक पैरेलल है, B क्रॉस C नल दे रहा है तो लाइक पैरेलल है। इसका मतलब है तीनों लाइक, तो A क्रॉस C भी नल होगा, बात ख़त्म हो चुकी है। ज़ीरो ऑप्शन A ऑप्शन आंसर है इसका, A क्रॉस C का ज़ीरो, A ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर A। सेवनटीन नंबर MCQs को देखिएगा। इसमें मैंने पूछ रखा है कि एंगल बता दीजिए A माइनस B और A क्रॉस B में। यस डियर स्टूडेंट, एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो एक प्लेन में हो, यानी कि A भी इसी प्लेन में है और B भी इसी प्लेन में है,
कोप्लेनर वेक्टर को ही हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ए और बी जब एक प्लेन में होंगे, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी करते हैं या ऐड करते हैं, तो इसका मतलब है ये एक प्लेन में है। जब एक ही प्लेन में वेक्टर हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कभी जो है हमेशा ज़ीरो आता है, क्योंकि एक प्लेन के अंदर जब वो वेक्टर आ रहे हैं तो यानी कि सादा लफ्ज़ों में एक आपने एक क्रॉस ए माइनस बी किया तो ये ए बी को माइनस करने से रिवर्स कर दें तो ये आपको ए माइनस बी का आंसर मिल जाएगा ना सी, यानी ए माइनस बी का जो आंसर मिलेगा सी वो ए और बी की प्लेन में होगा, और ए क्रॉस बी का जो आंसर मिलेगा सी वो ए और बी की प्लेन में नहीं होगा। ये आंसर एक्स वाई प्लेन में है फ़र्ज़ करें, और इसका आंसर जेड प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन से जब आप जेड के साथ वो लेंगे, एंगल लेंगे, तो इनके बीच एंगल कौन सा होगा? 90 डिग्री होगा। अंडरस्टूड है? एकदम एमसीक्यूज़ को फिर सुने, मैंने पूछ रखा है ए माइनस बी और ए क्रॉस बी में एंगल बताओ। तो ए माइनस बी से जो वेक्टर मिलेगा वो ए माइनस बी की प्लेन में मिलेगा, और ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा। तो परपेंडिकुलर जो वेक्टर आ गया तो ए माइनस बी के रिजल्टेंट और ए क्रॉस बी के आंसर के दरमियान जो तीसरा वेक्टर है हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। अंडरस्टूड है? तो ख़त्म होगी बात। अगला क्वेश्चन देखें कि जी P डॉट Q इज इक्वल टू 0, देन P क्रॉस Q क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट बात सुने, P डॉट Q 0 तब आता है जब आपके पास एंगल 90 डिग्री हो, तो उस वक्त P क्रॉस Q जो है वो आपको मैक्सिमम आंसर दे देगा, PQ आंसर दे देगा मैग्नीट्यूड वाइज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है इसमें। तो इसका मतलब है P डॉट Q जो उसमें स्टेटमेंट नंबर ए में मैंने दे रखा है कि P इज़ परपेंडिकुलर टू Q, तो हाँ इसमें कोई शक नहीं है। P डॉट Q 0 तभी देता है जब P और Q परपेंडिकुलर, तो ये ऑप्शन ठीक ऑप्शन था। पैरेलल वाला और बाकी दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन जो है P एंड Q आर पैरेलल, P इज़ इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अच्छा, एक दफ़ा इस MCQs को फिर सुने, थोड़ा सा मुझसे जल्दी में मैंने अपने खुद MCQs को तो दोबारा इस MCQs को सुन लें। MCQs नंबर कौन सा चल रहा है? सॉरी फॉर दैट, फॉर फास्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ ठीक है, बस सही है, मैं ठीक था। मैं उसी तरह का MCQs एक नीचे पड़ा, फिर मेरी नज़र उस पर पड़ गई। बिल्कुल सही, ये ठीक हो गया। नंबर कौन सा था? 18, ये ठीक है। इसी तरह MCQs एक नीचे पड़ा था, मेरी उस पर नज़र चल गई तो मैंने कहा कि मैं गलत कह रहा हूँ। ये बिल्कुल ठीक है MCQs है। MCQs नंबर 8 में P डॉट Q 0 दिया गया है, तो P क्रॉस Q क्या होगा? P क्रॉस Q जो है वो PQ ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज। बात ख़त्म हो गई। MCQs नंबर 19 को देखें। अच्छा, 19 MCQs में देखिएगा ज़रा आप कि उसमें मैंने पूछ रहा क्या है कि A डॉट B का स्क्वायर प्लस A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो ये एक इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो आप A डॉट की पुटिंग करें। A डॉट B क्या होता है? AB काज और स्क्वायर डालने पे स्क्वायर में आंसर आ जाएंगे। A क्रॉस AB की मैग्नीट्यूड AB साइन होती है, तो स्क्वायर डालने पे सब स्क्वायर में आ जाएंगे। A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर एंगल, और आपको पता है का स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर। बात ख़त्म हो गई। MCQs नंबर 20 पे गेट हरी। MCQs नंबर 20 में देखें, जिसमें कह रखा है A डॉट B इज इक्वल टू 0 एंड A क्रॉस C इज इक्वल टू 0, जबकि एंगल बिटवीन A एंड C पूछना चाहिए था। कंपोजिंग में मसला हुआ है कि एंगल बिटवीन A एंड B बताओ, लिहाजा A एंड B के बीच एंगल नहीं पूछना था, एंगल पूछना था A एंड C के बीच। तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया कि A डॉट B 0 है। A डॉट B 0 कब आता है? जब A और B परपेंडिकुलर हो। A क्रॉस C 0 कब आता है? जब आपके पास C A के साथ पैरेलल हो। हमें पता है A और C जब लाइक पैरेलल या अनलाइक पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ना लाएगा, और A डॉट B 0 होता है परपेंडिकुलर। तो इसमें पूछ रखा है कि एंगल बिटवीन A एंड C, तो एंगल बिटवीन A एंड C पूछा है तो वो 0 है, और अगर एंगल पूछ रखा है एंगल बिटवीन B एंड C, तो B और C में एंगल कौन सा है? 90 डिग्री है।
तो एक दो MCQs को फिर देखें। 20 MCQs जिसमें a डॉट बी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0 कब आता है? जब a और b परपेंडिकुलर हो। a क्रॉस c इज इक्वल टू 0 कब आता है? जब a और c पैरेलल हो। तो अब अगर इसमें जिसमें भी एंगल पूछ रखा है, और अगर एंगल पूछ रखा है आपके पास a एंड b के बीच, ए एंड बी के बीच, वो तो अंडरस्टूड है, ए एंड बी के बीच 90 एंगल है, लेकिन ए और सी के बीच एंगल पूछ रखा है तो वो 0 है, और बी और सी के बीच पूछ रखा है तो एंगल 90 है। अब इसमें कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो MCQs में इनसे थोड़ी सी मसला हुआ है शायद पूछने में, लेकिन अगर ए और बी का पूछा हुआ भी था तो ए और बी में भी 90 ही है, नो प्रॉब्लम। और ए एंड सी में 0 है और बी और सी में 90 है। और ये ऐसा क्यों है आपको वाज़े पता है। ये स्टेटमेंट कब वैलिड होती है? जब परपेंडिकुलर हो। ये स्टेटमेंट कब वैलिड होती है? जब पैरेलल हों। तो ए और सी पैरेलल, ए बी परपेंडिकुलर, सब में वाज़े एंगल नजर आ रहा है आपको। MCQs नंबर 21 में चले जाएं। इसमें कह रखा है कि टू वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए और बी परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर ए और बी जो है कैपिटल में लिखें या स्मॉल लेटर में लिख दिया है, स्मॉल लेटर में लिख दिया है कि ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर हैं। तो राइट स्टेटमेंट बतानी है इसमें कि क्या परपेंडिकुलर होने की सूरत में a प्लस बी 0 आता है, या a माइनस बी जो है वो 0 आता है, या a क्रॉस b जो है वो 0 आता है, या a डॉट b 0 आता है। तो अंडरस्टूड है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, और a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आते हैं। तो परपेंडिकुलर केस में ये स्टेटमेंट ठीक है। MCQs नंबर 22, इसमें कहा गया है कि p डॉट q भी 0 है और p क्रॉस q जो है वो भी 0 है। तो दो वेक्टर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो हमें तो पता है डॉट प्रोडक्ट उस वक्त 0 होता है जब वो जो है परपेंडिकुलर हो, और क्रॉस 0 होता है जब वो पैरेलल हो। तो दो ही वेक्टर हैं, वो एक ही वक्त में पैरेलल परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकते। लिहाजा इसमें जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो कहा है p और p परपेंडिकुलर है, नहीं, p और q पैरेलल है, नहीं, p इज इंक्लाइन, Q at 45 नहीं, स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो ये यूजुअली आम तौर पे स्टेटमेंट रॉन्ग है। हाँ, ये स्टेटमेंट राइट भी हो सकती है कि अगर P एक नल वेक्टर हो, या Q एक नल वेक्टर हो, या P और Q दोनों नल वेक्टर हो, तो ये स्टेटमेंट राइट भी हो सकती है। अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन मौजूद होता तो आप इसको ऑप्ट करते, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है तो आपने ये ऑप्शन है कि स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो रॉन्ग स्टेटमेंट भी हो सकती है, क्योंकि एक ही वक्त में दो वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते। या तो वो पैरेलल होंगे या फिर परपेंडिकुलर होंगे। MCQs नंबर 23 को देखिएगा। 23 में पूछा है कि J क्रॉस और I क्रॉस ये इसका आंसर बताएं। तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से I होता है, ये J होता है, ये K होता है। तो हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज में प्लस आता है और क्लॉकवाइज में तो I क्रॉस J, I क्रॉस K, I क्रॉस K अगर होता K क्रॉस I तो प्लस J देता। अगर है I क्रॉस K तो आपको पता है I क्रॉस J K जो है वो माइनस J देता है। और हर वेक्टर अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो J का J से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो क्या आता है? नल। तो लिहाजा इसका 0 आंसर है। ये MCQs हो गया। MCQs नंबर 24 MCQs को देखें कि A, B और C वेक्टर है जिसमें A डॉट B इज इक्वल टू 0 है और A डॉट C इज इक्वल टू 0 है। ये कॉमा नहीं है, ये C, ये डॉट है दरमियान में। तो A डॉट B 0 है और A डॉट C जो है ये दोनों 0 हैं। तो डियर स्टूडेंट, A डॉट B 0 कब आता है? जब A और B परपेंडिकुलर हों। और A और C 0 कब आता है? A और C तो वो भी जब C और A परपेंडिकुलर, ये C Z एक्सेस पे है, ये X एक्सेस, ये Y एक्सेस और C Z एक्सेस पे है। तो ज़ाहिर है तीनों जो है A और B परपेंडिकुलर हो तो नल 0 जवाब आएगा। A और C का डॉट प्रोडक्ट भी 0 तब होता है जब A और C भी परपेंडिकुलर हो। तो इसमें पूछा गया है कि A किसके साथ पैरेलल है? A इज़ पैरेलल टू। तो डियर स्टूडेंट, B और C का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, B क्रॉस C, तो B क्रॉस C से आपको A मिलेगा कि नहीं? जैसे Y क्रॉस Z से X मिलता है तो B क्रॉस C से A मिलेगा। लिहाजा A इज़ पैरेलल टू B क्रॉस C।
तो लिहाजा इसका जो ऑप्शन राइट है वो डी ऑप्शन है कि ए, इसमें डी ऑप्शन में कि ए इज़ पैरेलल टू बी, बिल्कुल नहीं, ए बी पे परपेंडिकुलर है। ए इज़ पैरेलल टू सी, बिल्कुल नहीं, परपेंडिकुलर है। बी डॉट सी तो वेक्टर ही नहीं है, बी डॉट सी स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, बी क्रॉस सी के साथ ए पैरेलल है, तो 24 MCQs की एक्सप्लेनेशन कर दी है, डी ऑप्शन है। MCQs नंबर 25, इसमें मैंने कहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड 7 and 4, एक वेक्टर है 7, दूसरा वेक्टर है 4 और उसका रिजल्टेंट है 3, देन इन क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका रिजल्टेंट 3 कब आता है, जब आप ए और बी को जो है वो माइनस करें, ए माइनस बी करें, यानी 7 और 4 से 3 आता है। तो रिजल्टेंट 3 तब आता है जब ए और बी जो है वो 0 डिग्री पर हों, यानी कि जब आप वेक्टर को स्केलर की तरह आपस में सेपरेट करते हैं, वेक्टर को स्केलर की तरह आपस में माइनस करते हैं, तो वो 0 डिग्री पर ही, यानी ए और बी का रिजल्टेंट आपको ए और बी का रिजल्टेंट 3 तब आ सकता है जब एंगल आपके पास एडिशन के केस में 180 हो और सब्ट्रैक्शन के केस में वो एंगल 0 हो, यानी कि 180 हो या 0 हो। क्या क्या एक बात को दबा फिर सुने कि ए प्लस बी आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको ए माइनस बी कब देता था, याद करें, ये बढ़ा चुका हूँ 180 पे, या ए माइनस बी आपको ए माइनस बी कब देता था, 0 डिग्री पे। यानी कि ये आंसर 0 या 180 पे पॉसिबल है। और 0 और 180 पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 और 180 पे क्रॉस प्रोडक्ट नल होता है, 0 होता है। तो कहानी कंप्लीट हो गई, ये MCQs भी करवा दिया। यानी कि हमने रिजल्टेंट की इंफॉर्मेशन से एंगल ढूंढा और एंगल की इंफॉर्मेशन से क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढा। 26 में देखें, इसमें एक वेक्टर दिया गया है जिसका नाम है 3i - 2j + k, और बी वेक्टर दिया गया है 2i + bj + 6k, ये b है। और इसमें b की वैल्यू बतानी है, जबकि यानी कि ए और बी वेक्टर दिए हैं, बी की वैल्यू बतानी है और कह दिया गया ए और बी परपेंडिकुलर हैं। जब ए और बी परपेंडिकुलर हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ए डॉट बी आप निकालें, ए डॉट बी, ये आई वाला आई से 2 3 6, आई डॉट आई 1, जे वाला जे से -2b जे डॉट जे 1 और के वाला के से 6 के डॉट के 1 = 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास -2b 6 + 6 12 होकर -12 दे देगा, तो ये कैंसिल कर दें, b = 6। तो ये सीधा 2 वेक्टर दिए हुए थे जिसमें एक b था, शायद उस तरह लिखने में 6 नज़र आ रहा है, ये 6 नहीं है, b है। तो ये b था और इस b की वैल्यू फाइंड करनी थी जब a और b परपेंडिकुलर हैं। a और b परपेंडिकुलर हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, और a b की वैल्यू फाइंड करें, a डॉट b की वैल्यू फाइंड कर लें और b के लिए सेपरेट कर लें। 26 MCQs हो गया। MCQs नंबर 27, इसमें कह दिया गया है कि P डॉट Q = 1/2PQ। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है P डॉट Q जो है आपके पास PQ × cos थीटा होता है, और ज़ाहिरी बात है जब थीटा के अंदर जो है आप 60 डिग्री पुट कर लेते हैं तो cos 60 पे 1/2 आता है और आंसर 1/2PQ आ जाता है। तो लिहाजा इसमें ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास 60 डिग्री है। P डॉट Q cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है। तो लिहाजा P डॉट Q को आप ½ PQ तब लिख सकते हैं जब थीटा की जगह 60 डालें। तो फैसला हो चुका है इस MCQs में, थीटा कितना है, 60 डिग्री है। MCQs number 28. Two vector of magnitude 2 and 3 unit have same direction, then their vector product. तो ज़ाहिर बात है 2 और 3 यूनिट के दो जब सेम डायरेक्शन है वेक्टर की, चाहे 2 का है 3 का है, जो सेम डायरेक्शन है तो अंडरस्टूड है उनका वेक्टर प्रोडक्ट नल ही होता है। बहुत आसान MCQs था। 29 MCQs में बात की गई है, ज़रा इसको देखें।
कि 29 MCQs में आपको एक ए वेक्टर दिया कि जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, आई प्लस जे प्लस अंडर द रूट 2k। तो इस वेक्टर में ए का एंगल बताना है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जी एक्सिस के साथ, इसका एंगल बताना है। तो डियर स्टूडेंट, भारी आसान सी बात है। एंगल बताने का फार्मूला, एक्स एक्सिस का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस का क्या मतलब है, आई यूनिट वेक्टर, वाई का जे, जेड का के, यानी कि इस वेक्टर का एंगल आई के साथ बताना है, इसी का जे के साथ बताना है और इसी का के साथ बताना है। और एंगल बताने के लिए मैं हमेशा आपको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करवाता हूँ कंपोनेंट फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट वाला, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो इसमें आप एक्स एक्सिस वाले केस में इसकी पुटिंग करें, एक्स एक्सिस वाले केस में इसकी पुटिंग करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब इसका आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आई वाला आई से मल्टीप्लाई जे के है नहीं, ख़त्म हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड जो ए की निकालोगे 1 का स्क्वायर 1, फिर जे में 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और उसकी तो मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे की आई की। यही फार्मूला लगा रहा हूँ ना, ये फार्मूला, उधर ए डॉट बी है, नीचे ए और बी की मैग्नीट्यूड्स हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 1 + 1 2 और अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 का अंडर रूट फिर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/2, तो ये 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसके लिए करें, ए डॉट जो दूसरा है, अब की बार बी वेक्टर कौन सा है, जे है, इसका आंसर भी आप चेक कर लें, ये 60 ही आ जाएगा। और के साथ जब आप चेक करेंगे, के साथ cos इनवर्स ऑफ ए डॉट बी ओवर ए बी, तो इसका के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, अंडर रूट 2, ऊपर आ जाएगा cos इनवर्स में, उसी तरह अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा आपके पास 2। तो इसको जब अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल करोगे, cos इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा कि जो 45 डिग्री है। लिहाजा x के साथ 60, y के साथ 60 और z के साथ 45 एंगल पे होगा। आपके सामने सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं, इसको तसल्ली से देख लें। MCQs नंबर 28 हो गया, सॉरी 29 MCQs ये हो रहा था, MCQs नंबर 29 चल रहा था हमारा। अब MCQs नंबर 30 को देख लें, जो लास्ट MCQs है आपका इसका, कि व्हाट इज़ एंगल बिटवीन आई जे के एंड आई। तो वही बात है, जब भी कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हों आपके पास, तो फार्मूला आपको बार बार अभी यूज़ किया, ये जो अभी MCQs हुआ है ये वही फार्मूला वंस अगेन आपके सामने आ रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालें, आई वाला आई से क्या आ जाएगा 1, जे के तो ख़त्म हो जाएगा और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, आई का स्क्वायर ये आई का स्क्वायर, आई की मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर, तो 3 दफ़ा 1 का स्क्वायर करें तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो cos इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 3, तो इसमें कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका ऑप्शन था नन। तो ये आपके पास मैंने आपको टेस्ट की एक्सप्लेनेशन दे दी है। सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट जो आपका हुआ है ICA में। थैंक यू वेरी मच।